मैम, जब भी हम इंडिया में इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज 40 से 50% इनफर्टिलिटी केसेस के लिए मेन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर हमेशा वुमेन को ही अलग अलग टैग्स दे दिए जाते हैं, पांच, सूखी कोक और इस तरीके से। तो इस सोशल टैबू को आप कैसे देखती हैं? सिर्फ अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस करने लगे अच्छे से ओपनली तो बहुत सारे केसेस नेचुरली भी सॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई मैन जेन्युइनली अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहता है तो ऐसी कौन सी साइंटिफिक हैबिट्स हैं जिस पे उन्हें फोकस करना So I would like to give it as a message to the couples there who are trying. If you are trying to preserve your reproductive health, चाहे आप बच्चा ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो smoking first, second drinking. These two things they really affect your gamete quality. अगर किसी का पहला बच्चा नेचुरली कंसीव हुआ है बट सेकंड बेबी उसको करने में प्रॉब्लम आती है, तो क्या ये नेचुरल है? अगर फर्टिलिटी को एक इमोशन में डिस्क्राइब करना हो, व्हाट वुड बी? Faith. One advice from the internet that you wish people would stop following immediately. नमस्कार, स्वागत है आपका सीड्स ऑफ इनोसेंस की एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज उद्गम में। उद्गम यानी जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। आज हम इस पॉडकास्ट में ओरिजिन्स ऑफ लाइफ को डिकोड करने वाले हैं। फर्टिलिटी से जुड़े सारे मिथ्स, फैक्ट्स, साइंस और सबसे इम्पॉर्टेंट वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में होते हैं पर वो पूछ नहीं पाते। आज इसके पहले अध्याय में हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति भटनागर, मेडिकल डायरेक्टर एट सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF। इन्होंने आज तक हज़ारों से भी ज़्यादा बेबीज़ की सक्सेसफुल डिलीवरी करवाई है। आइए हम आपके सवाल इनसे पूछते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 1 यंग वुमेन PCOS या PCOD से सफ़र कर रही है। तो ये PCOS या PCOD क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है? हाय एवरीवन। सो PCOS PCOD ना इंडिया में बहुत कॉमनली आपस में यूज़ होता रहता है। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ, PCOD मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOS मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब तो एक और नई चीज़ आ गई है जिसको हम PMOS बोलते हैं, बट वील डिस्कस दैट लेटर। PCOD एक डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ भी नहीं कह सकते, एक एंडोक्राइनोलॉजिकल कंडीशन है जो सिर्फ ओवरीज तक लिमिटेड है। उसमें फ़ीमेल को इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, साइकिल्स फिर भी रेगुलर रहती हैं, कभी कभी ओव्यूलेशन होता है, शी इज़ नॉट सिवियरली अफेक्टेड, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ से माइल्डली अफेक्टेड होती है। बट जब वो PCOS में कन्वर्ट हो जाता है, एज इन उसके जो एंडोक्राइनोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं कि उसको ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है, उसके इंसुलिन लेवल्स बहुत रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वेट गेन होने लगता है, बॉडी हेयर बहुत रेजिस्टेंट और कोर्स हार्श हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम फिर PCOS बोलते हैं। तो क्या सिर्फ PCOS या PCOD ही वुमेन इनफर्टिलिटी का कारण है या फिर और भी कई कॉजेज हैं? नॉट एट ऑल। PCOD और PCOS एक सेगमेंट है उस कंडीशन का जिसमें इनफर्टिलिटी शायद हो सकती है। फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए या विमेन इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ कॉजेज़ बहुत लंबा है। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज? मोस्ट कॉमन कॉजेज़ आई वुड से, सबसे पहले आजकल के ज़माने पे एक बहुत ट्रेंडफुल हुआ है AMH लेवल, जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। आज से 4-5 साल पहले तक हर लैब पे होता भी नहीं था, अब तो हर जगह होता है। सो ये है क्या? AMH एक हमारा एक रिज़र्व है जो हमें ये बताता है हमारे ओवरी में कितने एग्स बचे हैं, और धीरे धीरे वो एग्स एज के साथ कम होते हैं। जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो पॉल्यूशन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब की वजह से जो ओवेरियन रिज़र्व पहले बहुत धीरे धीरे कम होता था, अराउंड द एज ऑफ 45 जाके इफेक्ट होता था, वो अब हमारी पॉपुलेशन को बिटवीन द एज ऑफ 30 to 35 इफेक्ट करने लग गया है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसका कारण हम जो खाना खा रहे हैं वो एकदम हेल्दी नहीं रहा, वो भी हो सकता है। अब ये एक प्राइम मोस्ट रीज़न है जिसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी का रीज़न बढ़ गया है। सेकेंड ट्यूबल ब्लॉक, इंडिया में ट्यूबल ब्लॉक होना, यानी कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, जो घर है जहाँ पे बच्चा बनता है, अगर वो ब्लॉक है तो वो सेकेंड कारण है इनफर्टिलिटी का। थर्ड, जैसे आपने बोला PCOS या PCOD होना, ये कंडीशंस अनआइडेंटिफाइड रह जाती हैं। अगर ये कंडीशंस को हम छोटे होते मतलब यंगर एज में ट्रीट करें तो आराम से ट्रीट होकर नेचुरल कंसेप्शन आ सकता है। बट ये कंडीशंस क्रॉनिक हो जाती हैं, लंबे समय की हो जाती हैं, तब इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं।
एक कंडीशन है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस वो एक पेनफुल कंडीशन है जहाँ पे आपके एग्स वगैरह के बाहर खून की गांठें बन जाती हैं और उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, क्वालिटी कम हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। सो लाइक इफ़ आई गो ऑन, तो ये बहुत लंबा लिस्ट है। तो मैम, जब भी हम इंडिया में इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज 40 से 50% इनफर्टिलिटी केसेस के लिए मेन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर हमेशा वुमेन को ही अलग अलग टैग्स दे दिए जाते हैं, बांझ, सूखी कोख और इस तरीके से। तो इस सोशल टैबू को आप कैसे देखती हैं और मेन इनफर्टिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यू आर नॉट रॉन्ग। इंडिया की सोसाइटी में एक फ़ीमेल इनफर्टिलिटी को ही मेजर कंसर्न माना जाता है, बट इन आर एक्चुअल प्रैक्टिस लगभग अराउंड से 40 to 50 इवन 60% एट सम इन सम केसेस। तो द फैक्टर इज़ एट्रीब्यूटेबल टू द मेल। मेल पार्टनर का जो सीमेन सैंपल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता या इतना पावरफुल नहीं रहता जितना में वो बेबी में कन्वर्ट हो पाए। तो इसका मतलब या तो काउंट पास कम होता है या बनावट कम होती है या ऐसी उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पा रहा। तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 40 to 50% मेल भी अफेक्टेड होते हैं। सो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस करने लगें अच्छे से ओपनली, तो बहुत सारे केसेस नेचुरली भी सॉल्व हो सकते हैं, बट उसको एक टाइम से हमें सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम अगेन उसको क्रॉनिक होने देंगे, 8-10 साल की एक बीमारी बनने देंगे, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाते या फिर हमें एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर सही समय पे सही डायग्नोसिस के साथ सही ट्रीटमेंट किया जाए तो डेफिनेटली छोटी चीज़ों से, केवल दवाइयों से, केवल नेचुरल ट्रीटमेंट, IUI वगैरह से ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे ये एक सोशल टैबू भी है, बट जेनजीज आजकल इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। जेनजी तो बहुत न्यूज़ में भी हैं। एग्जैक्टली तो वो खुल के बात कर रहे हैं, इस मेजर कॉज को वो एड्रेस कर रहे हैं। तो उनका ही एक टर्म मैं बताना चाहूँगी आपको, स्पर्म मैक्सिंग। तो ये स्पर्म मैक्सिंग क्या है? स्पर्म मैक्सिंग मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, बट व्हाट आई कैन मेक आउट ऑफ इट इज़ दैट टू they just want to increase their potency या फिर they want to increase their sperm counts etc. And but how can they achieve it? they cannot. It is natural and they should just follow a strict diet, sleep habits, lifestyle अच्छा रखें. Please do not take any drugs for all this. Do not just try to do it with any form of external forces. So ऐसा नहीं होता है. And if at all the sperm count is affected या morphology affected है, उसके लिए एक मेडिकल ट्रीटमेंट की हेल्प ली जाए रादर दैन कि हम कुछ इधर उधर का मिक्सचर्स खाएं. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से दैट लॉट ऑफ मैन आर गोइंग टू जिम्स, तो आप जब प्रोटीन पाउडर्स लेते हो, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उन सब चीज़ों में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. प्रोटीन पाउडर्स, अगेन आई वुड कम बैक, इंडिया में प्रोटीन पाउडर्स बहुत वैरायटी का आता है. जो प्रोटीन पाउडर अच्छे जगह से सोर्स नहीं हुआ इट कैन अफेक्ट मैंस हेल्थ, जो कि होता भी है. स्टेरॉइड तो ऑफ कोर्स करता ही है. अगर कोई मैन जेन्युइनली अपनी फर्टिलिटी इम्प्रूव करना चाहता है तो ऐसी कौन सी साइंटिफिक हैबिट्स हैं जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए? जस्ट मैंशनड, लाइफस्टाइल चेंज को जितना हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. एक सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड चीज़ इज़ गुड स्लीप. सो आई वॉज टॉकिंग टू समवन एल्स द अदर डे, आई मेड द सेम पॉइंट. आप रात को 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठते हो, या आप सुबह 4 बजे सो के सुबह 12 बजे उठते हो. Although the number of hours are same, but there is a hell lot of difference in your healthy body then. So good sleep, good nutrition, good habits, smoking and drinking, they affect your reproductive health a lot. So I would like to give it as a message to the couples there who are trying. If you are trying to preserve your reproductive health, चाहे आप बच्चा ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या आगे करना चाहते हो, तो smoking first, second drinking, these two things they really affect your gamete quality. आगे जाके infertility का cause ये दोनों चीज़ें बहुत hugely बन सकती हैं. तो जब हम जेनजीज की बात कर ही रहे हैं, तो जो एज ग्रुप हमारा 24 से 29 के बीच का है वुमेन का, तो वो बहुत करियर ओरिएंटेड हैं एंड दे केप्ट थिंकिंग लाइक कि नहीं, हम 30 के बाद शादी करना चाहते हैं, हम एक एज के बाद शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं.
तो उनके लिए एग फ्रीजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, एंड व्हाट इज द आइडियल एज फॉर एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग एकदम ना ट्रेंड में आ गया है. यस. सो अगेन आई वुड गो बैक टू द फर्स्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट AMH लेवल्स. तब एग फ्रीजिंग कुछ होता ही नहीं था क्योंकि किसी का AMH लेवल फॉल ही ज़्यादा नहीं होता था. तो अब इन आर OPD वी गेट टू सी 28-29 साल की लड़कियों का AMH लेवल 0.5 है, 0.4 है. वाई? बिकॉज ऑफ द हैबिट्स, lifestyle, stress. Habits, I don't mean only smoking and drinking. I also mean late nights, stressful environment, sedentary lifestyle. So all of this contributes. You know, egg freezing के लिए बहुत ज़रूरी है that you should know कि हम क्यों करवा रहे हैं. Just because वो ट्रेंड में है इसलिए कराना है, या फिर there is a particular reason. Like आजकल even without getting married, young females are getting their AMH levels tested. If they are below normal, definitely go in for egg freezing. But other reasons भी हो सकते हैं. अगर आपको कोई जेनेटिक कंडीशन है, जैसे एक टर्नर सिंड्रोम होता है, या कोई भी ऐसी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप एग फ्रीजिंग करवाइए. नंबर 2, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री अर्ली मेनोपॉज का है, टॉक टू योर मदर, टू योर ग्रैंड मदर. अगर आपके घर में अर्ली मेनोपॉज होता है तो आप अपना एग फ्रीजिंग करवाइए, क्योंकि फिर आपका AMH लेवल बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी फॉल होगा. अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं एंड यू फील दैट यू आर नॉट गोइंग टू हैव किड्स और प्लान अ फैमिली, और यू आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ पार्टनर फॉर अनदर 5-7 years, एंड देन आप एग फ्रीजिंग करवाइए. सो यू नो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स. एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू रिसीव सम ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, कीमोथेरेपी लेने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली अपना एग फ्रीजिंग करवाइए. एंड सेम गोज फॉर मेन. अगर आप किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में घुस रहे हैं जो कैंसर से रिलेटेड है, चाहे कितना छोटा कितना बड़ा हो, आप अपना सीमेन फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग ज़रूर करवाइए. एग्जैक्टली. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि अगर हमारी फैमिली में, हमें नहीं है कैंसर, बट हमारी फैमिली में कैंसर चलता हुआ आ रहा है, तो क्या एग फ्रीजिंग कराने से हमें कुछ बेनिफिट होगा? उससे पहले देखो, कैंसर चलता आ रहा है तो पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए कि आपको तो ज़रूरत नहीं है उस ट्रीटमेंट की. और हाँ, उस केसेस में आपको एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. ऐसा बोलते हैं कि 30 के बाद प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है, तो कि ये एक ट्रुथ है या मिथ? इट्स ट्रू नाउअडेज, बिकॉज हमारा जो लेट मैरिजेस का कंसेप्ट है वो इंक्रीज़ हो गया है. एंड बट एवरीबडी हैज़ फॉरगॉटन कि बायोलॉजिकल क्लॉक सेम चल रही है, या फिर अब तो ज़्यादा स्पीड से चल रही है. येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंसीव आफ्टर 13. तो अभी हमने एज की बात की. एज के अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इन मैन एंड इन वुमेन? आई विल टॉक अबाउट मैन फर्स्ट. देयर हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड इफ दे आर अंडर एनी स्टेरॉइड्स, and if they are any having a very unhealthy lifestyle, which includes their nutrition and sleep. And female में all this plus we need a history of their menstrual cycles, plus उनके family history क्या रहा है, इन दोनों में कोई genetic diseases रहे हैं या नहीं रहे. And आप देखेंगे कई बार एक typical सा आता है that all 4 brothers and उन 4 brothers के children नहीं हैं. तो ऐसे केसेस में जेनेटिक्स ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग. 3 साइंस विच वी शुड लुक फॉर व्हेन यू वांट टू विजिट द फर्टिलिटी कंसल्टेंट. एज अबव 35, मैरिड लाइफ ऑफ मोर देन 3 years, एंड AMH लेवल्स ऑफ लेस देन 1.5. प्लीज़ कम विजिट अस. देयर माइट बी समथिंग दैट यू डोंट नो. अगर किसी का पहला बच्चा नेचुरली कंसीव हुआ है बट सेकंड बेबी उसको करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ये नेचुरल है या फिर फर्टिलिटी एक्सपर्ट को हमें कंसल्ट करना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर किसी का बच्चा पहले नॉर्मल हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कब हुआ है, कितना बड़ा बच्चा है. आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, तब हो सकता है वो फीमेल 25-26 साल की हो. उस टाइम पे उनका रिप्रोडक्टिव पावर बॉडी का एक मैक्सिमम पे होता है. बॉडी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट. बट आज के टाइम पे व्हेन दे कम टू अस, दे आर एनीवेयर बिटवीन, सेकेंड चाइल्ड के लिए दे आर एनीवेयर बिटवीन 35 to 40, मे बी 33 to 40. इस टाइम पे देयर रिप्रोडक्टिव पावर गोज डाउन, उनका AMH लेवल्स डाउन हो जाते हैं. उनके यूट्रस ऑलरेडी एक बार प्रेगनेंसी लेके थोड़ा वेयर एंड टेयर कर चुके हैं. तो ऑल दीज रीजंस दे कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें पहला बच्चा कंसीव करने में कोई तकलीफ नहीं हुई और दूसरे में बावजूद कि सब ठीक है लेकिन हो नहीं पाता. जाएगा.
तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं आपके साथ. इट्स लाइक अ रैपिड फायर जिसमें आपको 3 वर्ड्स में आंसर देना है. ट्रुथ, मिथ या डिपेंड्स. IVF ने लोगों को नेचुरली कंसीव करने के लिए अननेसेसरीली लेट वेट करना सिखा. काइंड ऑफ ट्रू नाउ, दे हैव ऑप्शंस. सो करियर बेस की वजह से ना वो अब पोस्टपोन करने लग गए हैं. बट आई वुड वांट टू टेल सेकंड लाइन में कि IVF इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन. यू नो, IVF में भी बहुत कुछ होता है. ऐसा नहीं IVF कराएंगे तो हो ही जाएगा. सोशल मीडिया फर्टिलिटी इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा इन मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं. Yes, very much true. There should be a regulation over what information we are giving on the social media, and it should be authenticated. आज की जनरेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिटनेस से कम इम्पोर्टेंस देती है. Very true. Very true. स्मोकिंग से ज़्यादा अल्कोहल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है. False. मेल इनफर्टिलिटी को आज भी इंडियन फैमिलीज ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती. Very true. हर वर्किंग वुमेन को 30 से पहले फर्टिलिटी असेसमेंट करवाना ही चाहिए. हाँ, करा लें तो बेटर रहता है. They know where they are leading to. एग फ्रीजिंग लग्जरी है या फ्यूचर प्लानिंग. It's future planning if done wisely. लेट मैरिजेस इंडिया में फर्टिलिटी इंक्रीज कर रही हैं. True. IVF को लोग लास्ट ऑप्शन समझते हैं जबकि कई केसेस में उससे पहले स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और बाकी ऑप्शंस भी हैं. True, because जब तक वो हमारे पास आते हैं maybe we have sailed the boat. One advice from the internet that you wish people would stop following immediately. There are certain medicines, 30 दिन खाओ ट्यूब खुल जाएगा, 40 दिन खाओ बच्चा हो जाएगा. मिसगाइड कर रहे हैं लोग. मुश्किल है. This is a special segment of this podcast, दिल से. तो अगर फर्टिलिटी को एक इमोशन में डिस्क्राइब करना हो तो what would be it? Hope, fear या faith? Faith. Why would you like to explain? I have seen impossible happening, and all because of faith. आपने आज तक हज़ारों से भी ज़्यादा बेबीज़ डिलीवर करवाए हैं, तो आपने सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या था इसके बीच? आप हार ना मानो तो ऊपर वाला आपका काम करके देता है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. मेरे पास एक पेशेंट थी, उसकी शादी को 22 साल हो गए थे. अगर कोई समझे इस बात को तो उसको 5 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई थी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है. उस केस में ट्यूब निकालनी पड़ती है. अब इंसान की बॉडी में तो 2 ट्यूब है एक फीमेल के बॉडी में, तो उनका 2-3 बार मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था और 2 बार ट्यूब निकालनी पड़ी. तो 5 एक्टोपिक प्रेगनेंसी टोटल हुए थे जब वो मेरे पास IVF के लिए आए थे. 5 बार ऑपरेशन हो चुका था, तो उनको ज़ीरो उम्मीद थी. 22 साल की शादी, 5 बार ऑपरेट हो चुकी. उन्होंने कहा मैम करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. एंड दे गॉट इट. आज उनके पास 2 बच्चे हैं, ट्विंस. एंड जब वो मुझे लास्ट टाइम मिलने आए थे तो अपने खेत से 5 किलो भिंडी और गोभी लेकर आए थे. तो उस पेशेंट ने मुझे सिखाया है कि अगर आप हार ना मानो तो ऊपर वाला आपको दे के ही रहेगा. That's so beautiful. Lastly, complete this sentence. हेल्दी पेरेंटहुड की शुरुआत प्रेगनेंसी से नहीं डैश से होती है. सही डायग्नोसिस से होती है. ब्लाइंड एंड हिट डोंट डू. फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अदिति भटनागर, मेडिकल डायरेक्टर सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF. अगर आपके भी IVF से जुड़े कई सवाल हैं जो हम आगे वाले पॉडकास्ट के एपिसोड्स में कई डॉक्टर्स के साथ एड्रेस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर उद्गम 2nd एपिसोड. थैंक यू. थैंक यू. Seeds of Innocence IVF, India's most trusted IVF center.